चलिए तो आज हम बॉटनी में एक सिंपल सा चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे आज। 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आसान है, सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर। और कुछ बच्चे जो 12th से अभी अभी आए हैं उनके लिए तो फैमिलियर है, बिल्कुल ही अभी अभी पढ़ा हुआ है। तो आराम से चीज़ों को समझते हुए चलना है। जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे मेरे से ज़रूर पूछना है बेटा। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी शुरुआत कर देते हैं। जो हमारी नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर यहीं से शुरुआत हो रही है। जो इससे पहले एनसीईआरटी आती थी वहां पर रिप्रोडक्शनिज्म एक अलग से चैप्टर आता था, लेकिन अभी तो शुरुआत यहीं से है और आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इसी को पढ़ना है। बच्चों, आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स किंगडम प्लांटी का ही एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर जो स्पेशल बातें आपको देखने को मिलती है उसमें आप सब जानते हैं कि यहां पर ट्रू फ्लावर होते हैं, यहां पर फ्रूट फॉर्मेशन होता है, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये सब क्या है, अभी एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। यहां आप जानते हैं कि ये यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म, किसी और ग्रुप में नहीं मिलते। इसके पास फ्रूट का होना, इसके पास फ्रूट फॉर्मेशन का होना, इसके पास डबल। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसलिए यहां पर आप बच्चे जानते हैं कि इसके पास में फ्लावर होंगे, और जो फ्लावर यहां पर है वो अगर आप देखते हैं तो इसके पास अगर फ्लावर है तो फ्लावर के स्ट्रक्चर सब बच्चे जानते ही हैं कि यहां पर ये सारे फ्लोरल पार्ट्स जो मैंने यहां पर बनाए हैं, इन फ्लोरल पार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो बेटा इनके अंदर यहां फ्लावर अगर मिलेगा तो कार्पल भी होगा, जो कि फीमेल पार्ट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं ना। और अगर कार्पल है तो क्या इसके पास में ओवरी भी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और यहां क्या ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फ्रूट में। वेरी गुड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है, वेरी गुड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यहां पर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहां पर ये जो ओवरी वॉल आपको नजर आ रही है, ये ओवरी वॉल यहां पर फ्रूट वॉल बनाती है। मुझे जल्दी से बताइए, क्या इस तरह से फ्रूट का बनना सिर्फ एंजियोस्पर्म में है? हाँ, ये मैंने एंजियोस्पर्म के यूनिक कैरेक्टर लिखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलते हैं और किसी ग्रुप में नहीं। ग्रुप में एल्गी भी है, ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है, लेकिन फ्रूट का मिलना सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। यहां पर बच्चों एंजियो का मीनिंग होता है कवर्ड, और यहां स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। तो इनके पास कवर्ड सीड है, और कवर्ड सीड का सीधा मीनिंग होता है
कि इनके पास में क्या हो रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। और जब फ्रूट फॉर्मेशन होगा तो बच्चों समझ जाइए कि इनके पास ये यूनिक कैरेक्टर है, किसी और के पास नहीं है। अभी तक की सारी बातें सब बच्चों को क्लियर है। चलो एक ब्रीफ व्यू हम किंगडम प्लांटी का भी लेंगे। किंगडम प्लांटी के बारे में मैं आप बच्चों को समझाऊंगा कि किंगडम प्लांटी में आप जितने भी ग्रुप देखते हैं उनकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है और एंजियोस्पर्म में क्या अलग हो गया, वो भी बेसिक पे बात करते हैं हम। जल्दी से इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म है मतलब कि फ्लावर है, और फ्लावर है तो उसके अंदर कार्पल भी होगा, कार्पल है तो ओवरी भी होगी, ओवरी है तो फ्रूट भी बनेगा। इसका मतलब ओवरी सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही बन रही है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है। जिम्नोस्पर्म में सीड है, अभी समझते हैं, चलो इस बारे में समझते हैं। एक ही बात है, जो ओवरी है उसी की वॉल फ्रूट वॉल बनेगी, और पूरी ओवरी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। आगे चलकर इनका डिफरेंस भी समझ में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कर लीजिए बेटा जल्दी से। ये कार्पल हमने पूरी पूरी स्ट्रक्चर को कहा है कार्पल। वैसे ये स्टिग्मा है अपर साइड पर, लेकिन मैं पूरी स्ट्रक्चर को भी कार्पल कह रहा हूं, जो फीमेल वाली। हाँ बेटा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हो गया। चलो जब इंट्रोडक्शन की बातें हो रही है तो थोड़ा सा ये भी क्लियर करो, क्योंकि पहले ये थीम दिमाग में बनेगी तो चीजें आसानी से समझ में आएगी। पढ़ना हमें एनसीईआरटी ही है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रांग होना जरूरी है। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एल्गी आती है। क्या सब जानते हैं? एल्गी के बाद कौन आएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। अब मुझे आंसर दीजिएगा जो चीजें मैं आपसे पूछता जाऊं। टेरिडोफाइटा के बाद में कौन आता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद में कौन आता है? एंजियोस्पर्म। आप देख सकते हैं स्पर्मा, अभी अभी मैंने शब्द बोला था, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जितने भी ग्रुप हैं उसमें दो के पीछे स्पर्म लगा है, मतलब सीड वाले प्लांट जिम्नो और एंजियोस्पर्म है। यहीं पर सीड फॉर्मेशन होता है, इससे पहले सीड फॉर्मेशन नहीं है। हां, टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट की शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार सीड बनने की शुरुआत टेरिडोफाइटा में हुई थी, लेकिन ट्रू सीड नहीं बना। ट्रू सीड पहली बार कहां पर बना था? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अब मुझे आंसर करो। एल्गी की प्लांट बॉडी, प्लांट में है, किंगडम प्लांटी में लिख रहा हूं, ये हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन। ब्रायोफाइटा, इसकी प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड होती है, एन। टेरिडोफाइटा, इसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है बेटा, 2n। जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी 2n। एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी का मीनिंग रूट, स्टेम, लीफ, जो एंजियोस्पर्म में है उनकी जितनी भी सेल्स हैं वो सेल्स कैसी है बेटा? 2n है। अगर मैंने आपसे कहा कि एंजियोस्पर्म में, जैसे मैंने एक प्लांट का नाम लिया कि मैज प्लांट है, मैज प्लांट की रूट सेल की प्लॉइडी डिप्लॉइड है और वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 है,
तो लीफ सेल में भी कितने होंगे? 20, क्योंकि वही डिप्लॉइड सेल है। तो बेटा सारी सेल्स यहां पर 2n ही आपको देखने को मिलेगी। तो पहले तो ये बेसिक समझ जाओ कि एवोल्यूशन जब हुआ तो पहली बार एल्गी हैप्लॉइड, ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड, टेरिडो डिप्लॉइड। एक बात याद रखना, प्लांट किंगडम में एक भी हैप्लॉइड ऐसा नहीं है, कहीं से कहीं भी चले जाओ, एक भी हैप्लॉइड ऐसा नहीं है जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम हो। तो फिर जल्दी बताओ, वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले कहां आया? जे क्या एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम है? वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जाइलम फ्लोएम, वाटर कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग पार्ट। तो क्या ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम है? टेरिडोफाइटा में पहली बार आया। इसका मतलब टेरिडो, जिम्नो और एंजियो क्या वेस्कुलर प्लांट है? क्या टेरिडो, जिम्नो, एंजियो क्या सीड वाले प्लांट है? नहीं, टेरिडो में सीड नहीं होता। सही है। तो क्वेश्चन में हमें फ्लो में नहीं जाना है, पहले मेरी बात को सुनना है फिर आंसर करना है। जल्दी बताइए, क्या टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के पास वेस्कुलर सिस्टम है? क्या टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के पास सीड है? किसके पास है? जिम्नो और एंजियो। इसका मतलब कि यहां इन दोनों के पास ही सीड है, तो इनको मैं सीडेड प्लांट के नाम से पुकारूंगा। और सीडेड प्लांट में जिम्नो और एंजियो आ रहे हैं। क्या बेटा जिम्नो का मतलब जानते हो आप? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड। मतलब यहां सीड है लेकिन उसके ऊपर फ्रूट नहीं। फ्रूट का मतलब है सीड का कवर। हर बार खाने वाला ही हो जरूरी नहीं है। मटर की फली में छिलका फ्रूट है, हम सीड खाते हैं। मटर की फली का छिलका फ्रूट बन रहा है, तो जो सीड को कवर करते हैं उसको आप फ्रूट के नाम से पुकारते हैं। तो ये यहां पर नेकेड सीडेड प्लांट होंगे और ये यहां पर बेटा कवर्ड सीडेड प्लांट होते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, ये नेकेड सीडेड क्यों है? क्योंकि क्या नहीं है? फ्रूट नहीं है। और जब फ्रूट नहीं है तो फ्रूट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास में, आप बच्चे जानते हैं कि इनके पास में क्या नहीं है? ओवरी नहीं तो क्या नहीं? सीधी बात है। क्या कार्पल जिम्नोस्पर्म में मिलेगा? नहीं। कार्पल कहां मिलेगा? एंजियोस्पर्म में मिलेगा। कार्पल आ जाता तो ओवरी आ जाती, ओवरी आ जाती तो फ्रूट ही बन जाता। इसका मतलब कि जिम्नोस्पर्म में कार्पल नहीं है। कार्पल पहली बार कहां? एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में कार्पल आया तभी तो यहां पर कवर्ड सीडेड है, मतलब कि क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। ठीक बात है बच्चों। आपको मैंने यहां n और 2n लिखा। आप बच्चे जानते हैं, आपने शब्द सुना होगा, एक तो सुना है गैमिटोफाइट और एक सुना है स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइट किसको कहते हैं? ठीक बात है, मैं समझाता हूं। ऐसा हैप्लॉइड जो गैमेट बनाता है, ऐसा हैप्लॉइड जो गैमेट बनाता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है, वो गैमेटोफाइट कहलाता है। ऐसा डिप्लॉइड जो स्पोर बनाता है, जो स्पोर बनाता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। अच्छा, अब मुझे सब आपके सामने है, मुझे आंसर मिलना चाहिए तुरंत। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट की गैमिटोफाइट, एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी। बस, तो हमारे एंजियोस्पर्म कैसे हैं? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्यों है? क्योंकि ये कैसे हैं?
डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड है और क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? पक्की बात है। तो बेटा यहां ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस ये थोड़ा थोड़ा आइडिया में इसीलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि ये थीम पहले मन में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आगे चलकर मैं आपसे कहूंगा कि मैं स्पोरोफाइट पढ़ा रहा हूं, तो स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है पहले समझ में आना जरूरी है हमें। ठीक। एक और बात जान लो, जहां सीड बन गया, जहां सीड बन गया वो सब हेट्रोस्पोरस हैं। आ जाओ भाई, ये भी समझो। अभी आगे चलकर मुझे लिखना पड़ेगा ना ये भी। देखिए, मैं एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा हूं लेकिन जिम्नो भी आएगा, तो अभी तो फिलहाल मैं एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहा हूं, जो कह रहा हूं सीड तो जिम्नो के पास भी होता है। तो जहां सीड बन गया वो प्लांट कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। या फिर थोड़ा और अच्छे से मैं कह देता हूं कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं, और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाने के साथ साथ हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है कि जहां दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक छोटा स्पोर जिसको क्या कहोगे, एक बड़ा स्पोर जिसको क्या कहोगे। अरे छोटा स्पोर जो माइक्रो स्पोर है, क्या ये डेवलप करके मेल गैमिटोफाइट बनाएगा? अरे जानते हैं आप मेल गैमिटोफाइट? मेल गैमिटोफाइट लिखा है मैंने, जो मेल गैमिट को बनाता है वो मेल गैमिटोफाइट कहलाता है। मेल गैमिटोफाइट एन होगा कि 2n? गैमिटोफाइट लिख दिया तो एन होगा भाई। अरे सही है। यहां मेगा स्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा? फीमेल गैमिटोफाइट। बच्चों अगर मैं यहां पर इन दोनों के नाम एंजियोस्पर्म के लिए लिखूंगा तो मेल गैमिटोफाइट को किस नाम से पुकारोगे? पॉलन ग्रेन कहोगे, और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहोगे। वेरी गुड। आगे चलकर सब आने वाले हैं ये। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, क्या जिम्नोस्पर्म भी हेटेरोस्पोरस है? हाँ, जहां सीड बन रहा है वो सब हेटेरोस्पोरस है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर सीड फॉर्मेशन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका मतलब कुछ प्लांट यहां हेटेरोस्पोरस हो चुके थे। सिलेजिनेला, साल्विनिया, ऐसा नाम याद है क्या? सिलेजिनेला साल्विनिया ने पहली बार सीड फॉर्मेशन की शुरुआत की थी। अच्छा, ट्रू सीड नहीं बना था। इसका मतलब सिलेजिनेला और साल्विनिया कैसे प्लांट है? हेटेरोस्पोरस है। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म में आए तो ट्रू सीड बन गया था, तो ये तो है ही हेटेरोस्पोरस। यहां भी ट्रू सीड है तो ये भी हेटेरोस्पोरस। लेकिन एंजियो में पहुंचे तो क्या नया हो गया? सीड के ऊपर कवर आ गया। सीड के ऊपर कवर आ गया, इसका मतलब कि फ्रूट बन गया। तो यहां पर फ्रूट फॉर्मेशन एक नई चीज आपको देखने को मिली है। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अब हम हमारे टॉपिक पे आने वाले हैं, बस वहां तक पहुंच चुके हैं। ये बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए, हेटेरोस्पोरस होता है, स्पोरोफाइट होता है, ट्रू फ्लावर होता है, फ्रूट यहां पर होता है, तो होता है, ये सब बातें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। अब हम एंजियोस्पर्म पे आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप पहले इनको नोट कर लीजिए। ये तो हो ही गया था, ये लीजिए भाई। अच्छा, ये भी नोट कर। आज का काम आज घर जाके करना ही है। जो क्लास में जितने भी लेक्चर आज हुए हैं उनको घर जाके पढ़ना है, रिवाइज करना है दोबारा। भले से कितने भी आसान क्यों ना हो, सब कुछ आपको आता क्यों ना हो, फिर भी एक बार जरूर देखना है, पढ़ना है। जो एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड लिखा है वो पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मंडे तक आपके पास मॉड्यूल आ जाएगा, तो वो आपको फिर सॉल्व करना है। तो सब चीजें सीक्वेंस में चलनी चाहिए। पर डे का वर्क, शुरुआत के 2 महीने हम पूरे जोश में रहते हैं, लेकिन वो जोश हल्का नहीं पड़ना चाहिए, आगे लगातार बना रहना चाहिए। हाँ जी सब करते हैं। तो अब आपने कहा कि
एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो है जहां पर कि कवर्ड सीड है, सीड कवर इसलिए है क्योंकि वहां फ्रूट बन रहा है जो इसका यूनिक कैरेक्टर है। ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी रखता है और स्पोरोफाइट होने के साथ साथ हेट्रोस्पोरस भी है, और हेट्रोस्पोरस है क्योंकि यहाँ दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनता है, मेगास्पोर बनता है, और माइक्रोस्पोर आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये सारी प्रक्रिया हम समझेंगे, हमें आगे अभी इस टॉपिक में मिलेगी। नहीं, हेट्रो का मतलब होता है स्पोर की साइज छोटी बड़ी हो जाना। होमोस्पोरस सारे स्पोर एक जैसे बने हैं तो उसको तो क्या कहोगे, होमोस्पोरस। अब कुछ बच्चे यहां पर ये भी बता देता हूं, चलो बात आई है। हेट्रोस्पोरस का मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि मेल अलग बनेगा, फीमेल अलग बनेगा। सिर्फ मेल और फीमेल का अलग होना ही हेट्रोस्पोरस नहीं है। आपने हेट्रो के आगे क्या बोला है, स्पोरस, इसका मतलब स्पोर अलग अलग बनेंगे। छोटा स्पोर, बड़ा स्पोर, उसको कहते हैं हेट्रोस्पोरस। हाँ, माइक्रोस्पोर मेल, मेगास्पोर फीमेल, लेकिन हेट्रोस्पोरस का मतलब मेल फीमेल का अलग अलग होना नहीं है, स्पोर का अलग अलग होना है, क्योंकि हेट्रोस्पोरस कह रहे हैं और यहां पर ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन रहा है। ठीक, हाँ जी। स्पोरोफाइट का मतलब वो डिप्लॉयड जो स्पोर बनाएगा, और स्पोर कौन सा बनाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, टेरिडोफाइटा भी स्पोरोफाइट है, पर वो होमोस्पोरस भी होते हैं, वो माइक्रो और मेगा अलग अलग नहीं बनाते। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। एक, अब आप यहां समझो बेटा, ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए स्पोर बना, ठीक है, ये स्पोर गिरा और इसके गिरने से जो भी स्ट्रक्चर बनी, जो भी स्ट्रक्चर बनी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर पे मेल फीमेल दोनों बन गए। फिर एक और स्पोर था, वो गिरा, उससे जो भी स्ट्रक्चर बनी उसी पे मेल फीमेल दोनों बन गए। बताओ ये स्पोर हेट्रोस्पोरस है कि होमोस्पोरस है? होमो है, क्योंकि हर स्पोर में, इस स्पोर से पूरी स्ट्रक्चर बनी, हर स्पोर में मेल फीमेल दोनों के जीन है। नहीं समझे क्या? क्या मैंने छोटा बड़ा स्पोर बोला क्या आपसे? तो ये होमोस्पोरस कंडीशन है। आप टेरिडोफाइटा जब पढ़ेंगे तो प्रोथैलस बनाएंगे वहां पर, और प्रोथैलस में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, होमोस्पोरस होता है। लेकिन अगर मैं अभी अभी आपसे ऐसा कहता कि एक छोटा स्पोर और इससे डेवलप होके जो भी स्ट्रक्चर बनी उसमें सिर्फ क्या आएगा, मेल। एक बड़ा स्पोर, उससे डेवलप होके जो भी स्ट्रक्चर बनी उसमें सिर्फ क्या आएगा, फीमेल। तो ये कंडीशन क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो अब तो मीनिंग समझ में आ रहा होगा। होमोस्पोरस का मीनिंग क्या है, दोनों जीन एक ही स्पोर में, और स्पोर की साइज एक जैसी है, एक जैसी। लेकिन जब छोटा और बड़ा स्पोर बने, छोटे स्पोर में मेल के और बड़े स्पोर में फीमेल वाले जीन हो, तो उसको कंडीशन को क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। राइट, चलो अब बेटा यहां पर फ्लावर पहली बार बना है एंजियोस्पर्म में, इसके पहले ट्रू फ्लावर कहीं भी नहीं है। फ्लावर कैसे बना होगा, अगर इस बारे में हम थोड़ा सा आपको यहां पर बताएं तो ये भी जान ही लो, बहुत सिंपल बेसिक बातें चल रही है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अब मुझे आप बच्चों से कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग देखते हैं कौन बच्चा है। शूट और स्टेम में डिफरेंस जानते हो आप, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो एरियल पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट वो शूट कहलाता है। और इसी के ऊपर ये नॉड और इंटरनोड आते हैं ना, ये नॉड बना रहा हूं मैं, और दो नॉड के बीच क्या होता है, इंटरनोड। क्या यहीं पर ये लीफ आ जाती है? वेरी गुड, वेरी गुड, यहां पर ये लीफ।
तो ये तो हो गई यहां पर ये लीफ, और ये हो गया स्टेम, और यहां लीफ स्टेम जो बियर कर रहा है वो क्या है? शूट। ठीक है, शूट मॉडिफाई हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं ना नोड, ये नोड, ये ऐसे कंडेंस हुए, ऐसे कंडेंस हुए, और ऐसे कंडेंस होकर ये नोड पास पास आकर तो ये स्टेम कन्वर्ट हो गया। जब नोड यहां पर कंडेंस हुए तो ये स्टेम तो किस में कन्वर्ट हो गया? थैलेमस में। और ये जो लीफ थी, ये अलग अलग फ्लोरल पार्ट बनाने लग गई। और फ्लोरल पार्ट का मतलब जानते हो आप बेटा, यहां पर स्टेमन है, कार्पल है, यहां पैटल है, यहां सेपल है, वो सब किससे बने हैं? लीफ से। और स्टेम ने मॉडिफाई होके क्या बनाया है? थैलेमस बनाया है। ये कंडेंस हो गया, इस तरह से पास पास आ गया। इसका मतलब कि यहां पर अगर आप देखते हो तो थैलेमस एक तरह से देखा जाए तो क्या मॉडिफाइड स्टेम है? अरे बोलो बोलो। यहां पर अगर फ्लोरल पार्ट्स देखे जाएं तो फ्लोरल पार्ट्स क्या मॉडिफाइड लीव्स हैं? वेरी गुड। और इन दोनों को मिलाकर क्या यहां पर फ्लावर बनता है? तो क्या फ्लावर मॉडिफाइड शूट है? ये बात अब तो क्लियर है बात। अच्छा, यहीं पर बच्चों अब फ्लावर बन रहा है, तो जब फ्लावर बन रहा है तो फ्लावर के स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो यहां पर ये रहा थैलेमस, ये थैलेमस, और ये देखो, ये देखो आप, ये वो मैंने वो ही बनाए हैं जो अभी अभी आप बच्चे कह रहे थे ना, ये वाले नोड। अब नोड कंडेंस होकर पास पास आ गए। देखो पहला नोड ये रहा, और इस पहले नोड पे कार्पल डेवलप हो गई। कार्पल लीफ ही है, ये लीफ ही मॉडिफाई होकर ऐसी हो रही है। यहां ये दूसरा नोड, और इस दूसरे नोड पर ये देखिए आप, ये देखिए आप, इस दूसरे नोड पर आप बच्चों को यहां ये देखिए, ये स्टेमन डेवलप हो रहे हैं। क्या स्टेमन भी मॉडिफाइड लीफ है? हां, ये लीफ ही है। यहां पर ये देखो, ये तीसरे नोड पर ये देखिए आप, ये देखिए, ये यहां पर, ये यहां पर कुछ इमेज बन रही है सब बच्चों को। यहां आपने इसको कहा कि ये पार्ट क्या कहलाता है? अच्छा, इस पार्ट को क्या कहूं? वेरी गुड। इस पार्ट को क्या कहूं? और तीनों को मिला के क्या कहूं? कार्पेल। क्या पिस्टल भी कह देते हैं? बहुत बढ़िया। क्या यहां पर ये फीमेल पार्ट है जिसको कि किस नाम से पुकारा जाता है? अच्छा, गाइनोशियम और कार्पल में डिफरेंस बता सकते हैं आप? बहुत बढ़िया। कार्पल सिंगल यूनिट है, गाइनोशियम कई सारे कार्पल को मिला के भी बन सकता है। मल्टी कार्पलरी भी तो गाइनोशियम ही कहलाएगा। गाइनोशियम ग्रुप को कहते हैं, लेकिन फ्लावर में सिंगल भी हो सकता है कार्पल, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। उन सबको किस नाम से पुकारेंगे? गाइनोशियम। अगर एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया पता है, जिसमें पूछा गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में, ऑप्शन थे ओवरी, कार्पल, गाइनोशियम, तो आप फंस गए ना। तीनों ही फीमेल वाले पार्ट है, आपका वेटेज किस पे जाएगा? गाइनोशियम, क्योंकि कंबाइंड यूनिट को तो क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, कार्पल, गाइनोशियम, तो आप क्या कहेंगे? गाइनोशियम। जब गाइनोशियम ऑप्शन में ना हो तो कार्पल। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? तो यहां पर
गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, एक एक पार्ट को। आ जाइए यहां पर, क्या ये वाली स्ट्रक्चर एंथर है? क्या ये वाली स्ट्रक्चर यहां फिलामेंट है? और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर क्या कहूंगा? और स्टेमन ग्रुप में है तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? वेरी गुड। एंड्रोशियम और स्टेमन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ग्रुप को क्या कहते, सिंगल को क्या कहते? बस। क्या एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? वेरी गुड। आ जाइए, ये स्ट्रक्चर यहां पर मैंने बनाई है पेटल, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाई है सेपल। पेटल क्या कहलाते हैं? सेपल। कोरोला और पेटल में क्या डिफरेंस है? सिंगल को क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहते हैं? वेरी गुड। सिंगल को क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहते हैं? बस, ठीक बात। तो यहां पर आपके लिए गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सारे पार्ट आ चुके। लेकिन रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्ट कौन करते? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसका मतलब रिप्रोडक्शन में असेंशियल ऑर्गन कौन से हैं? असेसरी कौन से हैं? कोरोला और कैलिक्स। हाँ, मतलब सेपल पेटल। असेसरी का मतलब जो हेल्प करते हैं उसको हम कहेंगे। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां असेंशियल पार्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए है उसको आप यहां एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। लेकिन असेसरी, जो असेसरी पार्ट होते हैं उसके अंदर बेटा यहां पर कोरोला और कैलिक्स है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कैलिक्स मोस्टली ग्रीन होते हैं, कोरोला कलरफुल होते हैं। तो आप फ्लावर में देखना, सबसे पहले आप देखो रोज फ्लावर को देखो, जब वो होती है, जब फ्लावर नहीं खिलता ग्रीन से कवर होता है, वो कैलिक्स है। जब फ्लावर खिल जाता है तो ग्रीन चले जाते हैं नीचे, और वो जो रंग बिरंगे आपको मतलब कलरफुल जो वहां भी कलर क्या होता है। यहां बच्चों ध्यान दीजिए, अभी भी आपने कहा है कि ये जो फ्लोरल पार्ट हैं, मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब क्या हैं? मॉडिफाइड लीव्स हैं। जल्दी से बताइए यहां पर, अब मुझे सीक्वेंस बननी चाहिए सब बच्चों की। मेल स्पोर को किस नाम से पुकारा था? माइक्रोस्पोर। अरे अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, मेल स्पोर को किस नाम से पुकारा था? और माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? और एंड्रोशियम क्या लीफ है? हां, मॉडिफाइड लीफ ही तो है। अगर एंड्रोशियम लीफ है तो इसको आप यहां पर अगर कहीं एनसीईआरटी ने माइक्रोस्पोरोफिल लिखा हो तो कंफ्यूजन तो नहीं आएगा। फिर सीक्वेंस बनाओ मन में। मेल स्पोर को किस नाम से पुकारा? मेल स्पोर क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? क्या एंड्रोशियम फ्लावर का एक पार्ट है, फ्लोरल पार्ट है, और फ्लोरल पार्ट क्या मॉडिफाइड लीफ है? तो क्या इस लीफ को मैं माइक्रोस्पोरोफिल कहूंगा? तो जो माइक्रोस्पोर बनाएगी वो लीफ क्या कहलाती है? तो फिर जल्दी से मुझे गाइनोशियम का नाम बताओ। मेगास्पोरोफिल, क्योंकि वो भी तो लीफ ही है।
अगर ऐसा है कि कहीं पर गाइनोशियम को मेगा स्पोरोफिल लिखा मिलता है तो कंफ्यूजन तो नहीं आएगा। एकदम कट हो जाना चाहिए चीजें आज। ये दोबारा पूछूंगा मैं कभी भी क्लास में, क्योंकि मैं आगे चलकर कहूंगा माइक्रोस्पोरोफिल तो फिर समझ में आ जाना किसकी बात चल रही है, मेगा स्पोरोफिल किसकी बात चल रही है, ये याद हो जाना चाहिए आपको। और मैंने आपको फिल मतलब लीफ क्यों कह दिया ये समझ में आना चाहिए। लीफ ही तो है, क्योंकि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, और जो लीफ थी वही तो फ्लोरल पार्ट बने हैं यहां पर, यही मॉडिफाई हुए हैं। ठीक, तुरंत। इससे बैक साइड पे भी था कुछ, ये था। अगले पत्ते पे चलें। ये मैंने आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये नोड अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट किए हैं। फ्लावर में हाईली कंडेंस्ड होते हैं, बिल्कुल पास। अब हमें हमारे इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो असेंशियल पार्ट जो रिप्रोडक्शन में आते हैं उसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम है। तो पहले एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर गाइनोशियम के बारे में बातें करेंगे, फिर हम पॉलिनेशन की बातें करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन की बातें करेंगे, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बातें करेंगे। यही सीक्वेंस चलेगी। अब बेटा सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं हम एंड्रोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट को आप कहते हैं स्टेमेन। एंड्रोशियम की एक यूनिट क्या कहलाती है? स्टेमेन। ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। यहां पर इस तरह से अगर देखा जाए तो स्टेमेन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। अपर पार्ट को आप कहते हैं एंथर, और इस वाले पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा होता है, या फिर कभी कभी कोरोला से भी जुड़ा होता है, इस वाले एंड को आप प्रॉक्सिमल एंड के नाम से पुकारते हैं। और जो एंथर से जुड़ा होता है, इस वाले एंड को आप डिस्टल एंड के नाम से पुकारते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो पी का मतलब पास है और डी का मतलब दूर है। जो थैलेमस के पास है वो प्रॉक्सिमल है, और जो दूर है वो डिस्टल है। यहां ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो बीच में यहां पर आपको दिख रहा है, इसे कनेक्टिव कहा जाता है। कनेक्टिव एक तरह से वेस्कुलर सप्लाई है बेटा। ये वेस्कुलर सप्लाई है, मतलब फूड और वाटर की सप्लाई है। जाइलम फ्लोएम है जो कि एंथर को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिव जो बीच में आपको दिख रहा है, यहां मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से भी जुड़ा होता है, और ये प्रॉक्सिमल एंड यहां पर पैटल से भी जुड़ा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अटैच विद थैलेमस भी होता है,
और ये यहां पर अटैच विद पेटल भी होता है, और जहां ये पेटल से जुड़ा होता है उस कंडीशन को आप एपीपेटलस कंडीशन के नाम से पुकारते हैं। अगर कभी शब्द मिलता है एपीपेटलस, मतलब समझ जाना फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब आप पढ़ते हैं, फ्लावर को पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, तो मॉर्फोलॉजी को पढ़ते समय आप जानते हैं कि एंड्रोशियम को हम मॉर्फोलॉजी में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा क्या, थोड़ा सा याद हो, फ्लोरल फॉर्मूला, एंड्रोशियम को ए से लिखते हैं फॉर्मूला में, गाइनोशियम को जी से लिखते हैं वहां पर, कोरोला को सी से लिखते हैं, और कैलिक्स को के से लिखते हैं। ये तो याद है ना बेटा। अच्छा, यहां पर जब आप ऐसे कहोगे कि जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर मैं पेटल को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सी से। सी से तो लिखा ना पेटल। और एंड्रोशियम को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर ये एपीपेटलस है तो ऐसे लाइन बना देते हैं। एपीपेटलस का मतलब ये वाली लाइन, मतलब कि एंड्रोशियम का जो स्टेमन है वो किससे फ्यूज हो रहा है, पेटल से। तो फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसी लाइन बना देते हैं बेटा इसके लिए। जब आपको फ्लोरल फॉर्मूला देखने को मिले और ऐसी लाइन ऊपर मिल जाए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, फ्यूज। सोलेनेसी फैमिली में ऐसा मिलता है। सोलेनेसी जो पोटैटो फैमिली होती है उसके अंदर इस तरह का मिलता है, एपीपेटलस कंडीशन उसको कहते हैं बेटा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, सबको क्लियर हो रहा है। यहां जब बच्चों आप इसे देखते हो तो यहां पर ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। यहां पर आपको दो लॉब नजर आ रहे हैं, दो लॉब हैं, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। और इसको अगर मैं यहां से टीएस लेता हूं, इसका टीएस लेता हूं, तो यहां पर जब टीएस लेंगे, ऐसे काट के देखेंगे इसको हम, तो जब इसको इस तरह से काटते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर आपको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है, टेट्रागोनल, इस तरह से। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखो आप, ये देखो ये, और ये बीच में क्या दिख रहा है, कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है। तो एंथर किस तरह की स्ट्रक्चर बना रहा है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का सीधा मतलब है फोर साइडेड। ठीक है। यहां पर ये कितने लोब बनाता है, दो लोब। ये देखो बेटा, ये देखो, ये एक लोब इधर रहा और दूसरा लोब इधर रहा। आप पहले एक इमेज बनाओ, ये जो एंथर था ना यहां से, इसको आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे काट दिया। इसी को मैं क्या कह रहा हूं, क्या ले रहा हूं, टीएस, और आपको यूं करके दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है। इमेज बनी नहीं बनी ये वाली भाई, हमारे पास तो ऐसे था ना लंबे, ये दो लोब ऐसे लॉन्ग लॉन्ग थे, हमने बीच में से क्या किया, काट दिया, और आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं। तो पीछे भी लंबा पार्ट बचा है या नहीं बचा है, बचा हुआ है। तो यहां पर ये अंदर जा रहा है, ये लॉन्ग पार्ट है यहां। और यहां आप देख सकते हो कि ये वाली स्ट्रक्चर यहां पर स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर स्पोर डेवलप होता है। बच्चों, सिंगल को स्पोरेंजियम कहते हैं और प्लूरल को स्पोरेंजिया कहते हैं। तो चारों मिला के क्या है, स्पोरेंजिया। एक क्या होती है, अकेला बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, और ग्रुप को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया तो मतलब एक, और मतलब ग्रुप है। ये वाली इमेज बन पा रही है आपको अच्छे से। यहां पर ये कनेक्टिव, ये रहा कनेक्टिव, वही कनेक्टिव जो अभी अभी मैंने बनाया था, जो वेस्कुलर सप्लाई के लिए है। क्या ये सिर्फ एक डॉट है कि या पूरी लाइन जा रही है, वेरी गुड।
यहां पर ये आपको एक लोब ये नजर आ रहा है और ये स्पोरेंजिया यहां दिख रही है। बच्चों ये जो ग्रू है, ये खांच, ये ऐसे पूरा पाइप के जैसे होगा, ये भी पूरा पाइप के जैसे होगा। इसको कहते हैं थीका। किस नाम से पुकारते हैं? हर लॉब में कितनी थीका? 2 थीका। ईच लॉब कंटेन 2 थीका। और ये थीका जो यहां पर है, ये अगर 2 थीका यहां है तो उस कंडीशन को आप किस नाम से पुकारते हो? डाइथीकस। क्या मैं आपसे कह दूं कि एंथर बाइलॉब्ड होता है, डाइथीकस होता है? डाइथीकस का मतलब क्या है बेटा? 2 थीका इन ईच लॉब। अच्छा, टोटल एंथर में कितनी स्पोरेंजिया दिख रही है? टोटल एंथर में 4। तो क्या ये टेट्रा स्पोरेंजिएट है? अरे भाई, समझ पा रहे हैं क्या? बाइलॉब्ड का क्या मतलब क्लियर है? डाइथीकस मतलब क्या है? ईच लॉब। 2 थीका इन ईच लॉब। और टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब 4 स्पोरेंजिया। क्या यहां पर इसके अंदर यहां पर स्पोर बनेंगे बेटा? और जो स्पोर यहां बनेंगे उसे कौन सा स्पोर कहोगे? माइक्रोस्पोर। आगे चलकर क्या बनाएगा? क्या पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है? यही तो मैंने, ये पोलन ग्रेन किसके अंदर बन रहा है? और जो स्पोरेंजियम है वो पोलन ग्रेन बनाती है तो क्या कहलाती है? तो स्पोरेंजियम ही मैच्योर होके क्या बनेगी? पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होके क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। कोई दिक्कत? सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा? यहां पर बाइलोब्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, डाइथीकस समझ में आ रहा है, आपको टेट्रास्पोरेंजिएट क्लियर हो पा रहा है। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर जो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मैंने केवल टीएस एक बार यहां पर लेके बताया है। ये पूरे नीचे ऐसे जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी लाए हो क्या आप 12वीं वाली आज? ये रही भाई। ये देखो बेटा आप, यहीं से आपने ये काट दिया, यहीं से आपने ये ऐसे काट दिया, ये ऐसे कट किया था हमने टीएस, और कट करके ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो बेटा इधर। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बेटा, ये पूरा लॉन्ग ऐसे ग्रू दिख रही है आपको, ये पूरा लॉन्ग ऐसे ग्रू है। 1 2 3 4, ये 4 यहां पर है। और हर एक ये बड़ी ग्रू जो स्पोरेंजिया है, इसी को कहते थीका। तो हर लोब में कितनी थीका? 2। ईच लोब कंटेन 2 थीका। तभी तो क्या कहा? डाइथीकस। भाई यहां ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों को तो पूरे एंथर में 4 थीका दिखती है, पूरे एंथर में 4 थीका दिखती है, तो मन करता है कि ये यहां टेट्राथीकस है, लेकिन डाइथीकस कहते हैं क्योंकि हम लोब वाइज कहते हैं हमेशा टर्म में। ईच लोब कंटेन 2 थीका। तो ये एंथर कैसा दिख रहा है? डाइथीकस। ठीक है। यहां पर आपको ये ग्रुप, और ये जो बीच में ये दिख रहा है ना, ये वाला लाइन जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये वाली, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना, फटना। यहीं से टूटेगा और पॉलन ग्रेन निकल के बाहर आएंगे, तो इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं बेटा। चलते हैं हम वहीं पर जहां
फिर अभी एनसीईआरटी भी रीड करेंगे हम। ये लीजिए, ये वाला पार्ट, ये वो ग्रू जो लॉन्ग जा रही है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, और इस जगह को आप स्टोमियम के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टोमियम। और स्टोमियम भी ही है जहां से एंथर टूटेगा, फटेगा, इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस के नाम से पुकारा जाए। ये लीजिए साहब, यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है। अब हम यहां इसकी डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर जो हमारी एक्टिविटी डायग्राम बना रही है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को अगर देखते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख दो ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यहां पर जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्रागोनल। और इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में यहां पर 4 वॉल लेयर्स होती है बेटा। ये रही स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर को किस नाम से पुकारेंगे? एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, ये देखिए आप, ये वाली दिख पा रहे बेटा यहां पर। उसके बाद में ये नाम बोलिए, एंडोथीशियम। ये दूसरा एंडोथीशियम। एपिडर्मिस कितनी लेयर है? एंडोथीशियम एक, लेकिन यहां बीच में गैप ज्यादा छोड़ दिया है मैंने। ये वाली स्ट्रक्चर, ये जहां गैप है, ये क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर सिंगल लेयर है क्या? नहीं, 1 2 3 लेयर। उसके बाद में ये आ गई, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं टैपिटम, टैपिटम। और ये अंदर की तरफ ये क्या बन रही है? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया को कौन सी स्पोरेंजिया कहूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर आएंगे वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये तीनों किस में हेल्प करती है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। डेहिसेंस में स्पेशल रोल किसका है? एंडोथीशियम का। अभी समझाऊंगा मैं आप बच्चों को। वैसे एनसीईआरटी की लाइन है कि आउटर जो 3 लेयर्स होती है चार में से, वो क्या कर रही है? प्रोटेक्शन। और किस में हेल्प करती है? लेकिन डेहिसेंस अगर स्पेशल रोल देखूं तो किसका है? एंडो। वो कैसे है? अभी मैं आपको समझाऊंगा इस बारे में। यहां तक तो सबको क्लियर हो रहा है? इसी का एक सेलुलर, ये तो आउटलाइन डायग्राम है, लेकिन सेलुलर डायग्राम भी एक हम बना के देखेंगे यहां पर। तो सेलुलर डायग्राम हम बनाएं, जल्दी से पहले इसको नोट करो आप। ये तो हो, ये नहीं हुआ? इसको भी माइक्रोस्पोरेंजियम लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगले पेज पे चले। डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना, फटना। इसका जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो बिखरेंगे भी तो सही ना बाहर, स्टिग्मा पे कैसे जाएंगे, तो टूटेगा एंथर, डेहिसेंस होगा, वो बाहर जाएंगे। मल्टीपल प्लूरल में। हाँ, 1 से 3 ऐसे देख बेटा, ये सेल की लेयर बन रही है ना एक, ऐसे यहां 3 लेयर होती है, समझ गया बात। वो सेलुलर डायग्राम आएगा, वो सेलुलर डायग्राम। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स के अंदर बाइलॉब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर होता है। बाइलॉब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। एक फैमिली है मालवेसी फैमिली, वो अभी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानने के लिए बता रहा हूं। उसके एंथर ऐसे ऐसे होते हैं, किडनी किडनी शेप, बीन शेप टाइप के ऐसे होते हैं, और यहां पर ये एंथर, और ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया। बताइए ये डाइथिकस है कि मोनोथिकस? मोनोथिकस। ईच लॉब कंटेन सिंगल थीका, तो ये मोनोथिकस है। ये मालवेसी फैमिली में होता है, लेकिन नॉर्मल आपको तो ये याद रखना है डाइथिकस होता है, आपको नहीं जाना इधर उधर, ठीक बात है। तो आज हम बहुत सारी बातें की है, लेकिन क्लास में हर दिन 0 होके बैठो, कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन आज जो पढ़ा दिया वो एग्जाम तक आता है। ये व्यू, ये एटीट्यूड आपका रहना है हमेशा। आज बेटा हमने बहुत सारी बातें आपसे की और आपको कनेक्ट किया पहले से, ताकि एंजियोस्पर्म तक पहुंचना आसान हो जाए और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना आसान रहे। हमने एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग प्लांट कहा, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर है, तो कार्पल है, तो ओवरी है, तो फ्रूट है, ओव्यूल है तो सीड है। यहां पर हमने ये भी आपको समझाया कि जिम्नो और एंजियो दोनों के पास सीड होते हैं,
लेकिन जिम्नो के सीड नेकेड है और यहाँ के सीड कवर्ड है। कवर्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है? जिम्नो में फ्रूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कार्पल नहीं होता, ओवरी नहीं होती, तो कहां से फ्रूट आएगा? यहां पर नेकेड होते हैं। फिर उसके बाद में हमने यहां कहा कि ये डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है और हेट्रोस्पोरस है। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। माइक्रोस्पोर जिस स्पोरेंजिया में बनता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोर जिस स्पोरेंजिया में बनेगा उसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ पे लगी होगी उसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल एंजियोस्पर्म में क्या है? स्टेमन या एंड्रोशियम। नहीं समझ पा रहे के बात को? तो यहां पर आपको ये पहले से क्लियर रहना चाहिए, फ्लावर मॉडिफाइड शूट है और यहां पर हर एक फ्लोरल पार्ट मॉडिफाइड लीफ होती है और थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम होता है। और बेटा ये जितने भी पार्ट है वो लीफ के ही मॉडिफिकेशन बने हैं, तभी तो हमने एंड्रोशियम को माइक्रोस्पोरोफिल और गाइनोशियम को मेगास्पोरोफिल के नाम से पुकारा है, क्योंकि ये तो लीफ ही रहे हैं कभी, ये तो कंडेंस होकर इस तरह से डेवलप हुआ है। और उसके बाद फिर हमने एक स्टार्ट किया और एंड्रोशियम को पढ़ना शुरू किया। और यहाँ पर आपको इसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन बताया है कि किस तरह से एंड्रोशियम में जो स्टेमन है उसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट की साइज छोटी बड़ी हो सकती है अलग अलग फ्लावर में। और इसके प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड, कनेक्टिव, लॉब, थीका, स्पोरेंजिया सब क्या होते हैं वो हमने समझा। और यहाँ पर ये भी आपको बताया कि 4 वॉल लेयर यहाँ पर मिलती है और इन 4 वॉल लेयर में आउटर 3 जो होती है वो प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करती है। लेकिन डेहिसेंस क्या होता है समझ रहे हैं ना आप? डेहिसेंस स्टोमियम रीजन से होता है। स्टोमियम रीजन कौन सा है अभी बताया था मैंने? स्टोमियम ये रहा। यहीं से क्यों होता है ये भी मैं समझाऊंगा। और यहां पर आपको टैपिटम का क्या काम है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर किस तरह से अरेंज होती है, सारी बातें करेंगे हम अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही ठीक। कैसा लग रहा है आपको सर्वम में? ठीक लग रहा है बेटा? कोई भी दिक्कत हो हमसे शेयर करें, लेकिन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक।